नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसते कानून के शिकंजे की। कैसे दंगाइयों का इलाज किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को लेकर कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, कैसे लगातार सियासी दलों और संतों के भी बयान सामने आने लग गए हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे यूपी में हो रहे एसआईआर में मतदाता सूची में उम्र के अजब गजब अंतर कैसे लोगों को हैरान कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। साथ ही बात होगी 2027 को लेकर यूपी में बीजेपी संगठन की नई टीम की तैयारी की। सवाल है कि क्या ये टीम पीडीए पर भारी पड़ेगी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर उसके मकान की कुर्की की गई और ढोल नगाड़ों के साथ में प्रशासन ने कुर्की का आदेश पढ़कर सुनाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से फरार शारिक साठा फिलहाल दुबई में छिपा है और वहीं से अपराध का नेटवर्क भी चला रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ी कार्रवाई। अभियुक्त शारिक साठा चल अचल संपत्ति कुर्क की जाती है। भगोड़े शारिक साठा की संपत्ति कुर्क। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा प्रशासन। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर अब कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर आज पुलिस और प्रशासन ने शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नखासा थाना क्षेत्र में मौजूद शारिक के मकान पर कुर्की की कार्रवाई की गई। संभल में प्रशासन की टीम साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजन संभल स्थित चंदोशी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। पुलिस ने मकान के भीतर मौजूद एक एक सामान को चिन्हित भी किया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो भी वर्तमान में देश में नहीं है, 2020 में देश छोड़ के चला गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाए। तो इसलिए आज इस व्यक्ति के खिलाफ कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जो दिए गए थे, उनके अंतर्गत आज यहाँ पे गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में कुर्की की जा रही है और इस व्यक्ति की ट्रायल इन एब्सेंशिया चल रही है। इस व्यक्ति के एब्सेंट में इसकी ट्रायल चल रही है। जल्दी इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद शारिक साठा की भाभी ने दावा किया कि ये मकान उनका है और शारिक का एक दूसरा मकान है जहां वो रहता था। उन्होंने ये भी कहा कि शारिक साठा इस घर में कभी नहीं आता था। 2 बार पुलिस वाला आया है सर, अब ये तीसरी बार आया है। हमारा अपना ही मकान है। किस नाम से आरोप है कि दुबई में ये भाइयों के नाम से, हमारा ही नाम है सर। शारिक साठा कौन है आपके? जेठ है सर हमारे। बेटे? जेठ है आपके? जी सर, जेठ। मकान के लिए क्या कहा है आपसे? कुर्क किया जा रहा है? क्या कहाँ है शारिक साठा? जी कुर्क किया जा रहा है, कुर्की हो रही है इसकी? हाँ हो तो रही है सर। अब हम 24 नवंबर की हिंसा के बाद से फरार है शारिक साठा। दुबई से चला रहा है नेटवर्क। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से फरार है और फिलहाल दुबई में छिपा बैठा है, जहां से वो अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। उसके गैंग के 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। कोर्ट के बार-बार आदेश और चेतावनी के बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। शारिक साठा के खिलाफ जालसाजी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसी क्रम में कोर्ट से कुर्की का आदेश लेकर पुलिस ने उसके मकान पर कार्रवाई की है।
पुलिस का कहना है कि कुर्की की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई भी कानून के तहत जारी रहेगी। तो ये शारिक साठा का मकान है जहाँ पर इसके एक हिस्से को कुर्क किया गया है। इस मकान में शारिक साठा के अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं, जो उसके हिस्से को उसको कुर्क किया गया। ये बैठक नुमा है। यहाँ पर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं, भारी तादाद में मौके पर पुलिस मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है, ड्रोन से निगरानी हुई है और इस मकान को फिलहाल पुलिस ने कुर्क किया है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। मेला प्राधिकरण के नोटिस का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से जवाब भी दिया गया, लेकिन सियासी वार पलटवार अभी भी सवाल जवाब पे उलझा हुआ है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में शुरू विवाद अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नियम कायदों का हवाला देते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेजकर जो 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाब में सभी आरोपों को खारिज करते हुए नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया गया है। 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन साधुओं पर सवाल उठाया है जो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। कांग्रेस को भी सियासी मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मेला क्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने न केवल इस दौरान काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया, बल्कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। शंकराचार्य विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को सियासत न करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस विवाद में कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए, जो हुआ उसका पटाक्षेप होना चाहिए। देखिए, अब वो चूंकि एक ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि उस पर अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है और मुझे लगता है विवाद जो है समाप्त होना चाहिए। इस पर किसी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। दरअसल ये विवाद पुराना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का मामला साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां दावा है कि स्वरूपानंद जी ने जीते जी उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया। याचिका में पट्टाभिषेक पर रोक की मांग की गई थी और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शोभा यात्रा रोकने से शुरू हुआ विवाद अब पदवी और आस्था तक पहुंच गया और सियासत को भी ये मुद्दा काफी भाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधु संतों ने सवाल उठाए। तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या 50 फीट पैदल भी संत के तौर पर नहीं चल सकते। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है।
नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने। जहाँ तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अब ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 72 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु में अपने माता पिता से 15 साल या उससे भी कम का अंतर है। ऐसे में मतदाता सूची में माता पिता की आयु से उनके बच्चों की इस अजब गजब अंतर से अब सभी हैरान हैं। इस मुद्दे पर भी सियासत काफी शुरू हो चुकी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही सियासी निशाने पर रही है। अब 72 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी उम्र में और उनके माता पिता की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। इस मुद्दे को लेकर सियासी पार्टियों को एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधने का मौका मिल गया। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर कराया उसमें इस बिंदु का ध्यान नहीं दिया। फर्जी वोट तो ऐसे ही बनते हैं। क्या ये बीजेपी के फर्जी वोटर हैं जिन्होंने कम उम्र में ही वोट डालने का काम किया है? वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चोरी का खेल न खेले। ये हिंदुस्तान है जो सामाजिक परंपराओं के साथ कानून से चलता है। तार्किक विसंगति के नाम पर वोट चोरी का खेल मत खेलिए भारतीय जनता पार्टी वालों और चुनाव आयोग वालों। हिंदुस्तान है, सामाजिक परंपराओं से चलता है। हिंदुस्तान है, कानून से चलता है। यहाँ पर किसी की उम्र कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी और माता पिता में कितना अंतर होगा, इसका ये तय करने का काम सरकार का या भाजपा का या चुनाव आयोग का नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी इसे बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि जिस तरह की गड़बड़ियां मतदाता सूचियों में मिल रही है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वोटर लिस्ट पारदर्शी और शुद्ध होगी तो चुनाव भी निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। गड़बड़ियां मतदाता सूचियों में मिल रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मतदाता सूचियों का काम को किया जा रहा है। मतदाता सूचियाँ पूरी तरह से पारदर्शी, शुद्ध और निष्पक्ष होंगी तो चुनाव भी निष्पक्ष पारदर्शी। वहीं जानकारों की माने तो ये तार्किक विसंगति की श्रेणी में है जिसे सुधारा जाएगा, लेकिन ये सुधार तभी होगा जब उसके प्रमाण पत्र पेश कर सकेंगे। इससे साफ है कि बड़े स्तर पर वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन के वक्त एक बड़ी लापरवाही की। हमारे देश के संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार जो लड़का है उसकी शादी की आयु 21 साल और लड़की की 18 साल है। ऐसे में 15 साल से कम अगर हो रही है आयु, 72 लाख ऐसे मतदाता हैं, तो फिर ये बड़ी चिंताजनक भी बात है। और इस लापरवाही, इस चूक को सॉफ्टवेयर ने पकड़ा है। ये तार्किक विसंगत की श्रेणी में है और अब इसे सुधारा जाएगा। वैसे भी ये गड़बड़ियां सॉफ्टवेयर की मदद से पकड़ी गई हैं जिनमें आयु का अंतर बहुत कम आया है। इसे तार्किक विसंगति की श्रेणी माना जा रहा है। देखना होगा कि अब इस मामले पर सियासत कहां तक जाती है। इस दौरान चुनाव आयोग का कहना है कि वो फॉर्म 8 भरकर इस तरह की सभी विसंगतियों को आसानी से मतदाता दूर करा सकते हैं, ताकि आने वाली अंतिम प्रकाशन सूची में जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न रहे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर अमित शाह ऋषिकेश के गीता भवन में पहुंचे और अमित शाह गीता प्रेस गोरखपुर की सुप्रसिद्ध कल्याण पत्रिका के शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में गीता प्रेस का बड़ा योगदान रहा है। वहीं अमित शाह ने ये भी कहा कि आज पूरे देश में सनातन की ध्वजा लहरा रही है। और शाह ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर को 16 बार तोड़ा गया और मंदिर 16 बार बना है, लेकिन मंदिर को तोड़ने वाले मिट्टी में मिल गए, जबकि 1000 सालों से सोमनाथ की ध्वजा आज भी लहरा रही है। श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं ना कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिगंत पर लहरा रही। कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदार धाम का पुनरुद्धार किया गया, बद्री धाम का स्केच पूरा बन चुका है। देश भर में लगभग 35 से ज्यादा तीर्थों को पुनः जागृति के लिए उनके महिमा मंडन का और वहां व्यवस्थाओं का विचार हो रहा है। और ऋषिकेश के बाद गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंच गए हैं और यहां अमित शाह ने संतों के साथ मुलाकात की। कल भी अमित शाह हरिद्वार में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और शांति कुंज द्वारा आयोजित किए जा रहे शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। कार्यक्रम स्थल के लिए सुरक्षा बढ़ाने के साथ में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। बीएसपी के बाद में अब एसपी भी ब्राह्मण समाज का राग अलाप रही है। आजादी के बाद से अब तक यूपी को मिले 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। ब्राह्मण समाज के नेता सत्ता में अहम पदों पर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बीते कुछ दशकों में ये समाज निर्णायक सत्ता स्तंभ से सिमटकर एक वोट बैंक बनकर रह गया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2012 में सपा सरकार में अखिलेश यादव सरकार ने कई ब्राह्मण मंत्री बनाए थे और मौजूदा समय में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति केंद्र में आ गई है। आजादी के बाद अब तक के करीब 75 सालों में प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, जिनमें सबसे लंबे समय तक ब्राह्मण समाज के नेता सत्ता की कमान संभालते रहे। अब एक बार फिर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे पीडीए के नाम को इस तरह की बात कही जाती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन यही बात कही थी, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और जो आधी आबादी है, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, वो सब लोग समाजवाद का हिस्सा हैं और संविधान के तहत उनको न्याय मिलना चाहिए। वैसे भी समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहती। करीब 12-13% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं और एक पोटेंशियल वोटर हैं और इस समय काफी उनकी चर्चा हो रही है। तो अखिलेश पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी 7 मंत्रियों को उन्होंने जगह दी थी। बाद में राजाराम पांडे जी के निधन हो गया था तो 6 मंत्री बचे थे। अभी भी उन्होंने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को इसलिए बना रखा है कि ताकि वो ब्राह्मणों को संदेश दे सके। कई सारे ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे मौजूदा समय में अखिलेश यादव के आसपास न सिर्फ नजर आ रहे हैं, बल्कि उनको जिम्मेदारी भी बड़ी दी जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव हर हाल में चुनाव में जाने से पहले सारे समीकरण दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि अगड़ों में खास तौर ब्राह्मण तबके पर वो अपने
न सिर्फ छाप छोड़ सकें बल्कि वो अपने साथ मिला करके चल सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी साथ चलना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन समारोह हो गया है। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ के विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सदन का समय बहुत कीमती होता है, ऐसे में जरूरी है कि सदन से संवाद हो सदन के अंदर। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि संसद विधानसभा में जनता के लिए फैसले होते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। वो गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप रंग वेशभूषा खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी।